नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात दिल्ली में ब्लास्ट पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की, जहां देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वहीं छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया से चर्चा में और सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है, जहां बघेल ने कहा कि इतनी गंभीर सुरक्षा घटना के बाद गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे उस समय जब यह घटना सामने आई, जबकि उनकी जिम्मेदारी देश की राजधानी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। जहां बघेल ने आरोप लगाया कि सुरक्षा एजेंसियां असली काम छोड़कर विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और विरोधियों की जासूसी में लगी हुई हैं, जबकि उनका प्राथमिक काम आतंकवादियों को पकड़ना होना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार हो रही आतंकी घटनाओं से नॉर्थ ईस्ट में उत्पीड़न और सुरक्षा व्यवस्था में असफलता के कारण गृह मंत्री को या तो चुनाव प्रचार छोड़कर गृह मंत्रालय संभालना चाहिए या इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बघेल ने देश में इससे पहले हुए आतंकी हमलों को लेकर भी सवाल पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलवामा में 300 से 400 किलो RDX आखिर कहां से आया, पहलगाम में आतंकी कैसे घुस गए और वहां NSG को उतारने की बजाय अमित शाह कैसे मौजूद थे। भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और आपने राजनीति शुरू कर दी। ये राजनीति की निम्नता है। इस बीच हमारा सवाल है कि क्या ऐसे नाजुक मौके पर सियासत जरूरी है? आज इसी सवाल का उत्तर तलाश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत ही दुखद घटना। जिस समय आतंकी घटनाएं होती थी, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वोट बैंक की तरह होता था, वो समझौतावादी होता था, तुष्टिकरण की तरह होता था। पुलवामा की घटना हुई तो 22 दिन बाद उसका रिएक्शन हमने देखा कि पहली बार 71 के बाद पड़ोसी देश के अंदर घुसकर आक्रमण हुए। जब इसके सूत्र तय हो जाएंगे, कोई भी आदमी तय होगा, कोई भी संस्था तय होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकवाद पर मोदी जी की नीति, माननीय गृह मंत्री जी की नीति जीरो टॉलरेंस की है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार से आतंकी घटनाएं बढ़ी है, चाहे पुलगाम की हमला हो, पुलवामा की हमला हो या पहलगाम की हमला हो, पठानकोट का हमला हो, और आज जो दिल्ली में घटना हुई है, ये सरकार की सुरक्षा को लेकर लापरवाही को उजागर करता है। मोदी सरकार देश को आतंकी गतिविधियों से सुरक्षित रखने में असफल साबित हो गए हैं। भाजपा सरकार में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है और आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब सरकार को से मिलना चाहिए, वो ऐसा लगता है कि दे नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन चलाया गया था और जिस प्रकार से उसमें ट्रंप के द्वारा सीज फायर किया गया और मोदी सरकार चुप रही है, इससे समझ में आता है कि सरकार सिर्फ ओछी राजनीति करती है। इस देश को सुरक्षा कर देने में सरकार नाकाम हो गई है। आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे, भाजपा नेता, विनय शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। देखिए, सबसे पहला सवाल और सवाल वाजिब भी है। विनय शुक्ला जी, जिस तरह हम वर्तमान सरकार को देखते हैं कि अगर आतंकी घटना सामने आती है, आतंकी कोई गतिविधि होती है, तो एक्शन का रिएक्शन बहुत हार्श होता है। इसके बाद भी आरोप लगाने में क्या जल्दबाजी नहीं कर दी? विनय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूं। बड़े दुख का समाचार मिला है। कल जो दिल्ली में घटना हुआ वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार की असफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
पहले भी हो चुके हैं। मैं उस बात में मैं पर्दा नहीं डालूंगा या उस बात को नहीं बोलूंगा। पहले जो हुआ वो तो अलग बात है, और अभी जो हुआ है वो बहुत दुखद समाचार है। इसमें तुरंत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए कि अपने ऊपर ये सारी जो हमारे भारत देश में ये सब आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसको अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कल जो घटना हुई मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को भी पता है और अमित शाह जी को भी पता है, और प्रधानमंत्री आज सुबह भूटान चले गए। वहां पे देश में आतंकवादी ने हमला किया, लेकिन वो अपने भूटान निजी दौरे में गए और वहां रेड कारपेट से अपना स्वागत सत्कार कराया। विनय जी, यहाँ हम क्लियर करते चलें। विनय जी, अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आतंकी हमला अब तक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इसे नहीं कहा गया है। हालांकि वो बात और है कि एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है और एनआईए ऐसे ही मामलों में दखल देती है जहां आतंकी जो घटनाएं हैं उनकी थोड़ी भी सुगबुगाहट हो। यहाँ अब तक हम ये क्लियर करते चलें। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं जी कि एनआईए को ये पता हो चुका था और ये कार्रवाई कर रहे थे। 200 जो बरामद हुई 200 किलोवाट का जो 2900 जी वो बरामद हो रहे थे, वो कार्रवाई कर ही रहे थे कि ये बम ब्लास्ट हो गया। ये नाकामी भाजपा की सरकार की है और ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। विनय जी, दो बात हैं, आप इसे नाकामी कैसे कह सकते हैं? देखिए 2900 कितनी बड़ी संख्या होती है, इसका अगर हम अंदाजा लगाएं तो कई बड़े वाहन चाहिए, तब आप ले जाकर 29 क्विंटल जो अमोनियम नाइट्रेट है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं जांच एजेंसियों ने 2900 अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा है, जो कि इससे बड़ा धमाका हो सकता था। और जी मैंने भी देखा और सुना भी हूं कि अलग अलग जगह ये बम ब्लास्ट होना था। जैसे बंबई में हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसी की तरह दिल्ली में भी अलग अलग जगह ये होने जा रहा था। तो एनआईए ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें उनका जो कहना है कि ये कोई डॉक्टर है वहां पे, वो उनके नेतृत्व में दिल्ली में अलग अलग जगह ये ब्लास्ट करना था। क्योंकि ये ब्लास्ट लाल किले के पास जहां संसद भवन है, जहां पॉश एरिया है, उस जगह इन्होंने बम ब्लास्ट किया और हमारे 10-12 लोगों की मृत्यु हो गई। ये कोई राजनीतिक बातें नहीं हैं, ये राजनीतिक बातें नहीं है। फिर भी इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा कि क्या आरोप लगाने में जल्दबाजी नहीं हो गई, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हमें देखने को ही मिलता है। जी नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपने देश की जनता को सुरक्षा दे नहीं सक रहे हैं ये सरकार, भाजपा की सरकार, इसलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमको कोई शौक नहीं है, बदले की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो तथ्य है। डॉक्टर गंधर्व जी, आपका रुख करूंगा और सवाल के साथ ही सामने आऊंगा कि क्या सुरक्षा एजेंसियां या सरकार देशवासियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही? क्या ये एक जो सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लैप्स है, क्या मान लेना चाहिए कि ये लैप्स हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय जोहार। कल एक बहुत ही दुखद घटना लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जिसमें 12 लोग शहीद हो गए, 20 से अधिक लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो बातें अभी मैंने सुनी, जब वीओ चल रहा था तो उसमें कांग्रेस के कोई वरिष्ठ प्रवक्ता थे, उन्होंने ट्रंप का जिक्र कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेके बार बार कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है। बार बार किस तरह हमारे देश की जांच एजेंसियों को, देश की सुरक्षा के लिए काम करने वाले देखिए गंधर्व जी, ट्रंप पर मत जाइए। भारत ट्रंप की कितनी बात मान रहा है ये हम सभी जानते हैं, सब देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आप ट्रंप से आगे बढ़िए, ट्रंप की बात कितना हम मान रहे हैं वो भी हम देखकर चल रहे हैं, आगे बढ़िए। मेरा सवाल था, क्या ये एक सिक्योरिटी लैप्स था?
देखिए, सिक्योरिटी लैब्स की बात नहीं है। जिस प्रकार से देखा गया, एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट नेटवर्क पूरा बनाया जा रहा था। अब ये तो जांच का विषय है कि ये जो ब्लास्ट हुआ वो एनआईए की जब रिपोर्ट आएगी तब उसमें ये पता चलेगा कि ये टेररिस्ट प्लान किया हुआ था कि सीएनजी ब्लास्ट था, जैसे अलग अलग इसमें दृष्टिकोण अभी सामने आ रहे हैं। पर जो साथ साथ देखा गया कि गुजरात में किस प्रकार से एक केमिकल है रेजिन, उसके लिए 2 लीटर कैस्टर ऑयल के साथ वहां पर तैयारी थी कि प्रसाद में और अलग अलग चीजों में मिला के एक बायो टेररिस्ट वेपन के रूप में उसको यूज किया जाए, जिससे हजारों लाखों मृत्यु हो जाती। उसके साथ ही साथ जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, उससे 20 से 25 आईडी ब्लास्ट अलग अलग जगह करने की तैयारी थी। तो उसको जांच एजेंसियों ने निश्चित तौर पे ये कड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी को पकड़ा है। अभी 9 से 10 से अधिक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और जो पढ़े लिखे लोग हैं, माइंड वॉश्ड लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के डॉक्टर्स उधर के, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी फैमिली को ट्रेस किया गया है। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, देखा जा रहा है कि डिजिटली इनका ब्रेन वॉश किया गया है, टेलीग्राम और अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से। तो उन सभी चीजों पर जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। गृह मंत्रालय इसको लेकर के सतर्क है। पूरे देश में जहां जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है वहां हाई अलर्ट पर सारी एजेंसियां हैं। उसके साथ ही साथ हम प्रतिबद्ध हैं देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए, और किस प्रकार से ये घटना संभव हुई उसकी जांच करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज स्पष्ट किया है कि इसमें जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे न्याय संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये कहीं कोई बात ही नहीं उठती। उसके साथ ही साथ हम प्रतिबद्ध हैं, पर बार बार इस प्रकार के एक अनर्गल आरोप लगा देना, जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े करना, हमारे देश की सेना के शौर्य पर सवाल लगाना, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति का हिस्सा बन चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है गंधर्व जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। पहले मैं गंगेश जी का रुख करना चाहता हूं। गंगेश जी, वर्तमान सरकार के लिए अगर हम बात करें तो कितनी मैं इसको एक धर्म संकट ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप जिस तरह से गंधर्व जी ने शब्द का प्रयोग किया व्हाइट कॉलर टेररिज्म, तो अगर आप उनको एहतियातन पकड़ लेते हैं तो आरोप लग जाते हैं कि देखिए जो है दबाया जा रहा है, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उन पर वो किया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस तरह छोड़ दिया जाता है और उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जाती है, इसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो आरोप लग जाते हैं कि इस तरह सरकार कुछ संभाल नहीं पा रही। इस तरह की घटना को जब आप देखते हैं तो कैसे देखा जाना चाहिए? गंगेश जी। देखिए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं जी, देश में इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, आईबी है, कई नेटवर्क हैं, सेना का अपना इंटेलिजेंस है। तो वो सारे लोगों की जासूसी करते हैं। गृह मंत्रालय अपने आप में ही सारे मंत्रियों की और शासन से जुड़े हुए प्रशासनिक लोगों की जासूसी करता है, भले वो एक्सपोज हो या ना हो। पत्रकारों तक की जासूसी होती है, उनके टैप होते हैं, रिकॉर्ड, उनके फोन कॉल टैप होते हैं, जो बिना बताए अंदर इंटेलिजेंस कंपनी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि उसमें व्हाइट कॉलर हो या सभी हो व्यक्ति। अगर कहीं पे संदिग्ध लग रहा है तो उसको तो जांच के दायरे में आना चाहिए और उस पर शक होना ही चाहिए। हाँ, ये है कि सबूत जुटा के उसको ग्रिप में लिया जा सकता है। जैसे ये चीज हम छत्तीसगढ़ में अभी तक देखते रहे हैं। नक्सलिज्म के मामले में जब भी एक्शन लेती थी फोर्स, तो वहां खड़े हो जाता था कि ये आदिवासियों को मार रहे हैं। तो उसी तरह का मामला ये है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाली बात है। लेकिन देखिए, जो सरकार अभी सत्ता में है उससे सवाल होगा, विपक्ष सवाल करेगा, मीडिया सवाल करेगी, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इतना ही बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्रियां इकट्ठा हुई दिल्ली में, कहीं कहीं है तो इंटेलिजेंस का लैप्स है, का काम ही वही है। आपको पता करते रहना है कि कहाँ पे इस तरह की चीजें मूवमेंट को वो लोग बिल्कुल ट्रेस करते हैं। पुलिस का अपना नेटवर्क होता है, पुलिस का अपना मूवी का सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, इससे कोई भी चीज बच के नहीं निकल सकती। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी सरकार को लेना ही चाहिए। और अभी हालांकि देखिए, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ कि आतंकी गतिविधि है, आतंकी किसी संगठन ने भी इसमें जिम्मेदारी ली है, लेकिन जो दिख रहा है कंडीशन जो दिख रही है, इतना बड़ा विस्फोटक, इतने सारे विस्फोटक इकट्ठा होना, कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि से जुड़ी आज तो कल ये डिक्लेयर होगा। तो दिख रहा है मॉडस ऑपरेंडी जो दिख रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना और इस पर नए तरीके से इस तरह को अंजाम देने की आगे विस्फोट करने की जो प्रक्रिया
थी, अभी चल रही थी, जो पकड़ सही समय में पकड़ में आ गई। हालांकि एक विस्फोट होने से नुकसान भी हुआ, 12 लोग मारे गए, लेकिन ये जो खतरे थे वो तो बच गए। तो इसमें सवाल निश्चित तौर पर सरकार से होगा, सरकार से जुड़े एजेंसियों से होगा, सारे लोग सवाल करेंगे। इसी बीच में सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी के साथ इस पे बहुत ही सख्ती से जांच करना चाहिए और बाकी मामले को जल्द से जल्द ट्रेस करना चाहिए। अगर इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि इतने 24 घंटे के आसपास गुजरने को हो रहा है और अभी तक हम ये तय कर नहीं पा रहे हैं कि अभी तक आतंकी घटना थी कि नहीं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए गंगेश जी, इसलिए भी ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है क्योंकि आमतौर पर जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जिस तरह के जलने के दाग अगर किसी विस्फोट के बाद लोगों के शरीर पर, डेड बॉडीज पर आ जाते हैं, उस तरह के निशान नहीं है। केटर अगर गड्ढा बन जाता है सड़क में, उस तरह का कोई गड्ढा नहीं है। और भी कई, जैसे पैलेट्स जो है उछल कर जाते हैं, तो पैलेट्स भी किसी की बॉडी से अब तक तो बरामद नहीं हुए हैं। आगे जांच चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा होगा। और अब तक इसे हम टेररिज्म कहकर मानकर चल रहे हैं। जिस तरह का केस दर्ज किया गया है, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और भी कई धाराएं लगाई गई हैं। जिस तरह से, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनय जी, आपने कहा कि सरकार संभाल नहीं पा रही, लेकिन यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए विनय जी कि 14 साल बाद अब हम दिल्ली में कोई इस तरह का जो है धमाका देख रहे हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि सरकार नहीं संभाल पा रही? विनय जी, बात 14 साल की नहीं है, बात जी हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो हर राज्य में चुनाव के समय ये सारी घटनाएं जो होती है, चुनाव चलता है, पूरे जो हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री उस चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो भाषा है वो बिल्कुल एक लो कैटेगरी जैसा हो जाता है। अब कनपट्टी में किसी से पूछना, कभी 2 नली कभी 6 नली, ये सब बातें को छोड़कर जो भारत देश के जो आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री जी हैं, अगर भारत के लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, भारत के लोग में ऐसे बम ब्लास्ट होते रहेंगे, तो आपका वहां बैठना उचित नहीं है। आप दूसरे को दे दीजिए। आपका उम्र भी हो गया, 75 साल के हो गए हैं, अब तो आपकी जुबान भी लड़खड़ाने लग गई है। अब अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था भूटान में, बड़ा नौटंकीबाज जैसा वो भाषण देते हैं। वहां पे लाल कारपेट बिछा के अपना स्वागत सत्कार करते हैं और देश में इतनी बड़ी जो गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंदर जी, जवाब दीजिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश का होता है। मैं भी बोल रहा हूँ देश का होना चाहिए, भाजपा मैं बीच में नहीं बोला, आप वरिष्ठ प्रवक्ता उसके बाद भी बीच में बोल रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है, जो उनको सम्मान मिलता है वो उनके पूरे देश को दिया जाता है। तो उसके तहत जो उनकी मोनोपोली रहती है, जो वहां की चीजें हैं, उसके आधार पे स्वागत सत्कार किया जाता है। किसी प्रकार से उनको कोई आदेशित नहीं कर सकता दूसरे देश को, ये सारी चीजें कीजिए या वो कीजिए। ये भारत के लोगों की, भारत की जनता का आदर है जो प्रधानमंत्री को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आने के बाद से हम लगातार जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके देखिए गंदर जी, जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई तो कर रहे हैं और जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कितना काम कर रहे हैं, ये हम नक्सलिज्म को देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन इसी का दूसरा पहलू यह भी है कि आप घुसपैठियों को लेकर बात करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कितने घुसपैठिए रायपुर या और इलाकों से सामने आए थे, इसके बावजूद भी क्या आपने एक्शन लिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्या उनको डिपोर्ट किया? इसको लेकर भी अब तक जनता को कोई जानकारी नहीं है। यह भी सवाल उठते हैं। विनय जी, माफ कीजिएगा, गंदर जी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जारी है। पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो लोग थे, बीच में उसकी खबर आई थी, आप उसकी जांच कर सकते हैं। जो लोग उसमें दोषी थे उनको सेना ने जहां वो डिजर्व करते थे वहां पहुंचा भी दिया है। उसके साथ ही साथ 2 जन की वहां पर खबर मैंने देखी है खुद। इसके साथ ही साथ निरंतर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, अलकायदा के ग्रुप हो, या जितने नए नए ग्रुप से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उन सबके खिलाफ सैन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। और नक्सलिज्म की जहां तक बात है तो मार्च 2026 तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आज भी मुठभेड़ जारी है। हमारे जवान शौर्य के साथ वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें हर मोर्चे पे कामयाबी मिलेगी, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो। उसका भारत देश में
कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस देखिए, के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक लास्ट पॉइंट, जब कसाब की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने उसके हाथ में कलावा बांध करके भेजा था, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उसको क्या क्या बना दिए थे, हिंदू टेररिस्ट और आरएसएस का आदमी, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के कांग्रेस के बयान आए थे। तो जब ये सारी चीजें होती है, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, एक बार भी उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं लिया, तो ये इनके उस चीज को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, और जनता भली भांति समझती है। गंधर्व जी, आतंकवाद या आतंकवादी की पहचान को लेकर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं तो उसके बाद हम सवाल करने लगते हैं कि सरकार क्यों चूक गई, और अगर इस तरह की घटनाओं में अगर हम किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो बयान पलट जाते हैं कि देखिए माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर तो कहीं ना कहीं गफलत का माहौल देखने को ही मिलता है। फिलहाल जिस तरह ये मामला आगे बढ़ रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। गंगेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। पाकिस्तान का अब तक इस मामले में कोई भी जो है सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान से ये मामला जुड़ा हुआ हो सकता है, हालांकि ज्यादातर आतंकी हमले वहीं से होते हैं। पाकिस्तान से खबरें कल ही सामने आने लगी थी कि वहां जो है रैकी, माफ कीजिएगा, गश्त बढ़ा दी गई है एयरफोर्स की ओर से, अलर्ट कर दिया गया है, रात भर मीटिंग्स चलती रही। तो क्या हम फिर से जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको पॉज से फिर आगे बढ़ाने की ओर बढ़ सकते हैं अगर इस तरह की घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं? गंगेश जी। निश्चित तौर पर यह आश्चर्य का विषय है कि अभी तक इस घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, और मुझे लगता है जिस तरह से विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई हैं, तो ये एक्चुअली उनका प्लान सही समय पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, शुरुआत करते करते ही वो लोग, बिल्कुल एक्ट ऑफ डेस्परेशन ही लगता है जी। तो ये वजह है कि अभी इसमें एकदम से कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, घटनाएं कहीं ना कहीं से पाकिस्तान जुड़ी रही है, और हमेशा सबसे निकट का शत्रु वही रहा है, तो इसमें किसी और पर डाउट करने का सवाल नहीं उठता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि जिस तरह से कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, एक माओवादी एंगल भी तलाशा जा सकता है, माओवादी भी ऐसा कर सकते हैं। अभी नेपाल देखिए शांत है, नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है, यूपी से बहुत सारी चीजें, वहां से आतंकवादी। गंगेश जी, इसमें यह भी है, जैसे आपने कहा कि कोई जिम्मेदारी लेने को अब तक तैयार नहीं हुआ, तो क्या इससे पहले जब द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम सामने आया था, टीआरएफ का, उसने जब जिम्मेदारी ली तो सीधा उसके ऊपर हमला बोल दिया गया, जिस तरह से मिसाइलें मारी गई, क्या इसका एक भी कारण के डरे सहमे हैं, इस वजह से जिम्मेदारी नहीं ली गई? देखिए, आतंकवादियों का जो रहता है तरीका, वो तो यही रहता है ना कि खुल के जिम्मेदारी लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमने अपनी दादागिरी के साथ ये किया है, और वो क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है उनके जी, जिस कार्य जो अंजाम उनको यहाँ पे जो घटनाएं करनी थी वो कर नहीं पाए, हो सकता है इस वजह से, डर की वजह से लोग जिम्मेदारी ना ले रहे हो। अगर दहशत भी अगर देश की तरफ से पैदा हो रही है, तो ये भी हमारे सैनिकों की, हमारे देश के जो सुरक्षा एजेंसी उनकी चीज ही है, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बिल्कुल, ये है कि इसमें आगे लगातार इन्वेस्टिगेशन करके पता करना ही पड़ेगा इसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन है, इस तरह की घटना के अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था। तो इसका एकदम कोई क्लियर कट मकसद अभी दिल्ली में घटना करने का एकदम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स, मतलब ऐसे चुनाव वाली बात भी नहीं वहां पे। ठीक है। गंधर्व जी, आपके पास सीधा सटीक सवाल लेकर आऊंगा। सिंबलाइज किया गया है, आप अगर लाल किले में जाएंगे, सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है, पहली बात तो दिल्ली का, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वहां का व्यस्ततम क्षेत्र, और वही लाल किला जहां से प्रधानमंत्री मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को और भारत को। ऐसी जगह पर अगर धमाका किया गया है तो क्या यह सिर्फ भारत के साथ ही पूरी दुनिया को मैसेज करने के लिए दिया गया है, सिंबलाइज किया गया है, और इसके खिलाफ सरकार का क्या एक्शन प्लान है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए जी। देखिए, प्राइमा फेसी जनरल साहब ने कहा था कि भारत का अगर युद्ध होता है तो उसको 2 मोर्चों में नहीं 2.5 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है। तो ये जो आधा मोर्चा देश के अंदर रह करके देश के खिलाफ कार्य करता है, उसको किसी ना किसी तरीके से भड़का करके इस प्रकार के कृत्य कराए गए हैं। और इसमें क्या चीजें हैं, अब जो वहां रेड फोर्ट वाली घटना, उसमें तो जांच का विषय, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आना बचा है, पर बाकी घटनाओं को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आधा मोर्चा है उसके लिए हम सभी को जागरूक होकर
रहना चाहिए। गंधर्व जी, और उसके साथ ही साथ गंधर्व जो जी, भी संदिग्ध आधे लगे मोर्चे को उसकी लेकर सहायता ये भी बात सामने आती है, क्योंकि आप ही मुद्दा बनाते हैं, आप ही हर बार बात कहते हैं कि घुसपैठियों को निकालना जरूरी है, घुसपैठिए आ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं भी उनके कारण हो सकती हैं। इसीलिए आपसे ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं अगर घुसपैठिए हैं तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान है, क्या कितने घुसपैठियों को आप निकाल पाए हैं अब तक। इसको लेकर एक्सपेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट तब भी किया जाता है जब प्रधानमंत्री जो है संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझसे एक्सपेक्टेशन इसलिए भी होती हैं क्योंकि मैं ही ये कर सकता हूं। अगर आप एक्सपेक्ट करने लायक हैं तो फिर करते हुए नजर आने भी चाहिए। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। गंधर्व जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, बहुत शुक्रिया। गंगेश जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये पूरी डेवलपमेंट हो रही है, अब तक इस मामले में आतंकवादी घटना है या नहीं है इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, आतंकवादी घटना लगती है ये, जिस तरह केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया और घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि घटनाक्रम में अब पुष्टि किस चीज की होती है और किस तरह सरकार इसे आगे बढ़ाती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।